हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज न्यूज रूम से आप सबका स्वागत है। बारी है आज के आवाज हेल्पलाइन की। और जैसे लास्ट वीक हमने manasjaiswal.com के मानस जायसवाल साहब के साथ चर्चा करी थी, आज भी लखनऊ से मानस जुड़ते हुए। मानस ने मैसेज तो कर दिया है कि कुछ ट्रीट भेज रहे हैं। मानस, वो आज लंच के लिए है कि मंडे के लिए आपने क्या रखा है? नहीं, मैं ट्रीट दे रहा हूँ, लेकिन जब आप आएंगे लखनऊ तभी दूंगा मैं तो। अच्छा, वैसे आवाज हेल्पलाइन एकदम ऐप नाम है। आज हेल्प की जरूरत है। आप जरा निफ्टी का वो डिटेलिंग रेडी रखना, थोड़ी देर में आपसे बातचीत कर रहा हूँ। डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पे प्ले आउट करिएगा हेल्पलाइन के नंबर रीच आउट करने के लिए आपके। आप अपनी क्वेरीज भेजिए। कईयों की क्वेरीज आ चुकी हैं। अगले आधे घंटे वो हेल्पलाइन खुली रहेगी, तो आप लोग जितना चाहें मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज अगले आधे घंटे में हम इस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व कर रहे होंगे। खैर, क्विकली मार्केट जरा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइएगा। एक पेनफुल सेशन है। कल हमने देखा था भारतीय बाजारों में निफ्टी में 150 पॉइंट का दबाव और उसके ऊपर आज 200 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ। इनफैक्ट पोस्ट बजट जितने अपमूव्स आए थे, सारे के सारे विलुप्त होते हुए आपको नजर आएंगे। निफ्टी ऑलमोस्ट 1% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है और मूड ग्लोब ने बिगाड़ा है पूरी तरह से, क्योंकि कल यूएस के मार्केट्स में 1.25 से 2% के आसपास का दबाव था। और ना सिर्फ अब वो एआई रिलेटेड कंसर्न सॉफ्टवेयर स्टॉक्स तक लिमिटेड हैं, अब तो अक्रॉस सेक्टर्स फैलते हुए आपको नजर आएंगे। तो कल दरअसल यूएस में रियल एस्टेट स्टॉक्स, लॉजिस्टिक्स और ट्रकिंग बिजनेसेस ये सब दबाव में थे। असल में उसने पूरा सेंटिमेंट बिगाड़ दिया है और वो एक बहाना बन गया ग्लोबली प्रॉफिट टेकिंग का। ये बात अलग है कि भारतीय बाजार अंडर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जब ग्लोब का मूड इस तरह से बिगड़ा हो तो आप खड़े हो पाओ मुश्किल होता है। 25,600 के नीचे इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है और चौतरफा हर सेक्टोरल पॉकेट लाल निशान में कमजोरी के साथ आपको कामकाज करती हुई नजर आएगी। सिर्फ इंडिया विक्स है जो आज हरे निशान में 6-7% ऊपर ट्रेड करता हुआ, और वो है डर का इंडेक्स जो आउट परफॉर्म कर रहा है। ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर रखिएगा। 1:3 का रेशियो, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 3/4 इन रेड इस समय आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। हम और आपका रिटेल पोर्टफोलियो काफी पेन में इस समय नजर आएगा। मानस, क्या किया जाए? निफ्टी कहां थमेगा, कब थमेगा, कैसे थमेगा, और आप अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट कर रहे हो? देखिए आशीष जी, ट्रेडिंग करना मुश्किल है। अगर 1 से 2 दिनों का ट्रेड लेना है तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप देखें तो निफ्टी बहुत ही सही जगह है जहां से वापस आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि ध्यान रखिए, जो रैली हमने देखी थी करीब 24,600 से लेकर 26,400 तक, उसके 50% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और अगर आपको ध्यान हो तो करीब 5 दिन पहले भी इसी जगह पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। तो मेरा समझना है कि जब तक 24,400 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक होप आपको बिल्कुल होप रखनी चाहिए। ये उम्मीद रखनी चाहिए कि निफ्टी वापस 26,300 के आंकड़े को टेस्ट कर सकता है। खरीदारी करना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आ रहा है। अगर हम देखें तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। खरीदारी करेंगे, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाने दें। 25,650 के ऊपर निकलेगा तो फिर 24,400 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लेंगे, इस उम्मीद में कि 26,000 और 26,300 ये 2 आंकड़े वापस टेस्ट हो सकते हैं निफ्टी में। जब तक आपने 24,400 कहा कि 25,400 कहा मानस? माफ करिएगा, अगर मैंने 25,400 की बात की। जी। हाँ, 25,400 के जब तक ऊपर है तब तक होप जिंदा है, और होप ही रह गई हमारे पास, बाकी तो कुछ रहा नहीं। तो होप तब तक जिंदा है। और इस समय इसका मतलब ये नहीं कि बाइंग करने गिरावट में, जब स्ट्रेंथ दिख रही होगी, लौट रही हो, जब कन्विक्शन लौट रहा हो, जब 20 डीएमए के ऊपर जो शायद 25,650 की ट्रेजेक्टरी पे प्लेस्ड है उसके ऊपर अगर कामकाज करना शुरू हो, तब हम बाइंग करने की बात करेंगे। ये मतलब इस समय नो ट्रेड जोन है। अगर फंसे हुए हैं तो वॉच करिएगा 25,400 के जोन्स, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खैर, सवाल जो आपके सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं, सबसे पहले थाने से गणेश पोखरकर साहब जुड़ते हुए। गणेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून। यस, गुड आफ्टरनून सर। मेरे पास एक एसबीआई का 5,000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 17.50। तो मैंने अभी जो करंटली 170 रुपीज 50 पैसा। यस यस। और जब कोविड के टाइम पे मैंने लेके रखा था। हाँ। तो
उसका क्या करूँ, होल्ड करूँ? अभी 1200 का लेवल तो दिख गया, तो अभी होल्ड करना चाहिए, बुक करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सही है, मुबारक हो आपको। और रखे रहे आप, और एक कुछ इकलौते दुकलौते तो स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स रह गए हैं स्टॉक मार्केट में इस समय, और उनमें से एक है। अभी कोई पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है ना गणेश नहीं, सर? अभी तो नहीं, रिक्वायरमेंट अभी तो फिलहाल पर नहीं हाँ है ठीक है, लॉजिकल सवाल है, कहीं ना कहीं तो मुनाफा बांधना है। मानस, समय आ गया है या अभी तो नतीजे खूब दमखम दिखा रहे हैं, ब्रोकरेजेस के रडार पे आ रहा है, तेजी दिखा रहा है, ऐसे टफ टाइम्स पे खड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये और चलेगा क्या? होल्ड करे रखूं या कुछ पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लूं? आप होते तो क्या करते 170 की खरीद वाला स्टॉक? तो देखिए, मैं भी चार्ट में ढूंढने लगा था कि 170 कब था और वो एक बहुत ही बढ़िया रैली स्टॉक ने दिखाई है। बिल्कुल बहुत ही इन्होंने पेशेंस रखा है स्टॉक में, बिल्कुल बने रही है, क्योंकि कहीं पर भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। स्ट्रैटेजी केवल आपको ये यूज करनी है कि आपको अपने स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ रिवाइज करते रहने हैं। सबसे जो अहम सपोर्ट अब चार्ट पे दिखता है, लॉन्ग टर्म चार्ट पे, वो है 20 डे मूविंग एवरेज, जो कि 1074 के आसपास है। तो 1074 के स्टॉप लॉस से बने रही है। जो टारगेट आता है, टेक्निकल टारगेट आता है, वो 1310 और फिर 1475 का आता है। तो वहां तक के लिए तो मेरे ख्याल से बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि एक बहुत बड़े अच्छे प्रॉफिट पे आप हैं, तो अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो स्टॉप लॉस आपके प्रॉफिट को कम से कम प्रोटेक्ट कर लेगा। जरूर, बिल्कुल सही बात है। मूड बिगड़ा हुआ है, हो सकता है अच्छे खासे स्टॉक्स जो दमखम दिखा रहे हैं वो भी हो सकता है कूल ऑफ हो रहे हो, तो प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लॉसेस लगाएं। और शायद अभी तो 1310 और 1475 तक के टारगेट स्क्रीन्स पे नजर आ रहे हैं, चार्ट्स पे नजर आ रहे हैं, तो इंतजार करा जा सकता है। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे गणेश सर, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे स्टॉक पे। हरियाणा से सुरेंद्र सर जुड़ते हुए। सुरेंद्र सर, हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछें सर। पेटीएम है सर। हाँ, पेटीएम पेटीएम कितनी क्वांटिटी किस भाव पे ली हुई है सर? 152। 152 शेयर ले रखे हैं, किस भाव में? हाँ जी, 1175। 1175। हाँ जी। और ये हाल फिलहाल सुरेंद्र सर, ये ट्रेडिंग के लिए लिया था, लंबी अवधि सोच के लिया था, लंबी अवधि के लिए रखूंगा? दिया था। माइनस क्या करा जाए पेटीएम में, 197 कम्युनिकेशंस में? तो देखिए, डिसअपॉइंट किया स्टॉक ने, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 50 वीक मूविंग एवरेज का टेस्ट किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपकी अप्रोच कॉशियस होनी चाहिए। 1094 का आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। उससे पहले कोई बाउंस बैक मिल जाए और 1160 1180 के लेवल्स देखने को मिल जाए, तो वहां पर मेरे ख्याल से पेटीएम से निकल जाना चाहिए और फिर से फ्रेश खरीदारी करिए। अगर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 1240 से 1260, उस लेवल के ऊपर निकल जाए, तो फिर से आप पेटीएम में लॉन्ग हो सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि स्ट्रक्चर नेगेटिव है, स्टॉप लॉस लगा के रखिए और बाउंस बैक पे निकलने की कोशिश करिए। फिर निकलने का मौका ढूंढिएगा और अपने स्टॉप लॉसेस जो मानस कह रहे हैं सुरेंद्र सर, प्लेस करके रखिएगा प्लीज। आगरा से रोहित गुप्ता साहब जुड़ते हुए। रोहित जी, हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछें। हाय, गुड आफ्टरनून। मैंने एक्साइड बैटरी के शेयर लिए थे, 1870 शेयर हैं, 342 के भाव पर। 342। और लॉन्ग टर्म के लिए थे रोहित जी, या ट्रेडिंग वेडिंग का? मैंने ट्रेडिंग के हिसाब से लिए थे ये। तो आपके तो खरीद भाव के इर्द गिर्द ही चल रहे हैं। मानस, ट्रेडिंग के लिए कैसा स्टॉक है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊं, रखूं या निकल ही जाऊं, जो दिख रहा है भाव उस पे? जी, तो देखिए, बड़ी गिरावट के बाद कुछ रिवर्सल के साइन चार्ट्स पे डेफिनेटली है। अगर आप देखें तो करीब 6-7 दिन से कंसोलिडेशन दिखा रहा है और ये कंसोलिडेशन 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। आई थिंक यहाँ पर चांस ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 329 रुपए का लगाना है। अगर स्टॉक 345 345 के ऊपर निकलेगा तो 360 और 375 के लेवल्स दिखा देगा। लीजिए भाई साहब, एक साइड आज भी थोड़ा बहुत दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा है, जब बाजार का मूड थोड़ा सा सल्क करता हुआ। आज के रिजल्ट रिएक्शंस में शार्प रिएक्शन हिंडाल्को को लेकर नजर आएगा आपको। 5 कल तो खैर रिकवर कर गया था इंट्राडे में, जब नोवेलिस के नंबर्स, खराब नंबर्स पे हम रिएक्ट कर रहे थे, तो कमजोर शुरुआत के बाद रिकवरी थी, शायद होप्स में कि कल शाम आने वाले नंबर्स से कुछ बेहतर होगा, पर नंबर्स थके थे। कॉपर बिजनेस खास तौर पे कमजोर था और आज ग्लोब का मूड बिगड़ा हुआ था। हिंडाल्को 5-6% दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। मानस, इसके चार्ट्स के समीकरण कैसे बैठ रहे हैं हिंडाल्को के? जी, तो देखिए, हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग तो क्लियरली है। अगर आप डेली चार्ट पे जाएंगे और वहां पर एक लाइन चार्ट लगाएंगे, तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, जिसका नेकलाइन करीब करीब 890 रुपए के आसपास है। तो आपकी जो पोजीशन है वहां पर 890 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। उसके नीचे क्लोज हो जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा,
क्योंकि उसके बाद करेक्शन में स्टॉक 800 रुपए तक फिसल सकता है। तो अपने स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल के लिए पोजीशन को होल्ड करें। स्ट्रेंथ कहाँ आएगी? तो स्ट्रेंथ तो 960 रुपए के ऊपर ही अब आएगी। 960 के आंकड़े को ब्रेक करेगा तो वापस अपने ऑल टाइम हाई जो कि 1030 के आसपास है उसको टच करने की कोशिश करेगा। मानस एक IEX देखिएगा, उसके बाद असल में बायोकॉन बायोलॉजिक्स की आम जो उसके MD और CEO साहब बायोकॉन के नंबर्स पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उससे पहले IEX मानस इसीलिए क्योंकि आज गिरा, जब खबर असीम ने सबसे पहले आपके सामने मेंशन करी थी कि एप्टेल ने IEX की जो याचिका थी मार्केट कपलिंग के अगेंस्ट में उसको खारिज कर दिया है, तो खबर तो खराब थी IEX के डोमिनेंस के लिए, मार्केट शेयर के लिहाज से, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस के लिहाज से। पर वो 4-5% नीचे वाला स्टॉक अब रिकवर कर रहा है। इनफैक्ट मानस चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड IEX का काउंटर? देखिए, पहली चीज स्ट्रक्चर निगेटिव है, लेकिन ये जगह सही है जहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। गिरावट ऑलरेडी हमने देख ली है। पिछले 2 हफ्ते से लगातार स्टॉक 120 के आसपास सपोर्ट ले रहा। ध्यान रखिए 2023 में 116 का लो था, तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ प्ले होगा। अपनी पोजीशन में 114 का स्टॉप लॉस लगा लें, बने रहे पोजीशन में। अगर 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 129 है उसको ब्रेक करेगा, उसके ऊपर निकलेगा, तो रिकवरी में 140 145 के लेवल्स दिखा देगा। अच्छा चलिए, ये तो खैर IEX की बात क्योंकि खबरों में था तो मैंने कहा मानस जुड़े हैं तो एक बार उसकी चेक ले ली जाए। लेकिन बायोकॉन जरा प्लीज। अच्छा, आज 2 फार्मास्यूटिकल FNO के नंबर्स पे हम रिएक्ट करने जा रहे थे। एक तो ल्यूपिन था, दूसरा बायोकॉन था। ल्यूपिन अच्छा दिख रहा था, बायोकॉन पस्सा दिख रहा था। रिएक्शन देखिए स्क्रीन पे, बायोकॉन दरअसल इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है और ल्यूपिन इन रेड आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। खैर, नंबर्स पे और बाकी बिजनेस पे बातचीत करने के लिए श्रीहास तांबे साहब बायोकॉन और बायोकॉन बायोलॉजिक्स के बिहाफ पे हमारे साथ जुड़ते हुए। श्रीहास साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। नंबर्स एक बार क्विकली स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। आय साल दर साल 9% बढ़ी, EBITDA 11% बढ़ा, मार्जिन्स करीब 30 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखाते हुए। पर नंबर्स ठीक हैं श्रीहास सर। आप जुड़े हो तो सबसे पहले जिसकी सबसे ज्यादा आज, क्योंकि आजकल वो GLP-1 की अपॉर्चुनिटी की खूब बात होती रहती है भाई। शुरुआत तो इस बात से हुई थी कि वो इम्पोर्टेंट डायबिटीज के लिए, लेकिन सबने रियलाइज करा कि ये तो ओबेसिटी के लिए बहुत चक क्योर है, मोटापे का बहुत चक क्योर है। तो ग्लोबली बहुत चलन चला, बहुत हल्ला मचा। और जब भी इंडिया स्पेसिफिक बेनिफिशियरीज टटोलता हूं तो आपकी कंपनी का नाम सबसे ऊपर आता हुआ नजर आता है। आपसे अब जानना चाहता हूं श्रीहास सर, ये GLP-1 वाली जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिहाज से कितनी बड़ी है और अगले 2-5 साल में बायोकॉन स्पेस पे क्या कमाल कर सकता है? देखिए, GLP-1 की जो अपॉर्चुनिटी है वो अगर कोई ठीक तरीके से बताए तो ये एक अच्छा चैलेंज होगा, क्योंकि ये लगातार चेंज होते रहते हैं नंबर्स। बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और इसमें अगर आप देखेंगे जो इनोवेटर कंपनियां हैं जिन्होंने GLP-1 आज सक्सेसफुली लॉन्च करी है ग्लोबली, जो कि ओजेम्पिक है या फिर आप मोंजारो ले लीजिए, ये दोनों ही कंपनियां जो नोवो नॉर्डिस्क और लिली है, ये दोनों ही इंसुलिन कंपनियां हैं। तो इसकी कोई तो वजह होगी कि अगर उन्होंने GLP-1 बनाया है तो क्यों इंसुलिन कंपनियों ने ही बनाया है। उनका कोई तो बैकबोन कॉमन होगा, कोई तो इनोवेशन कॉमन होगा, कोई तो कैपेबिलिटी कॉमन होगी। और अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो बायोकॉन एकमेव कंपनी ऐसी है जिसके पास एक बायोसिमिलर इंसुलिन पोर्टफोलियो है। वो दुनिया में एक ही कंपनी ऐसी है जिसके पास अप्रूव्ड पोर्टफोलियो है जो इंसुलिन बनाती है, और GLP-1 का फुली इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो है। तो क्लियरली हमारे लिए ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंशिएटर है। पूरा फुली इंटीग्रेटेड प्ले है, डेवलपमेंट से लेकर के ग्लोबल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। डिवाइसेस जो आपको लाखों में डिवाइसेस लगते हैं वो हमने डेवलप करके मैन्युफैक्चरिंग करके असेंबल करे हैं। तो वो कैपेबिलिटीज जो आपको दिखाई देगी वो बहुत यूनिक है। तो बनाना और बेचना तो एक बात है, बट उस कैपेबिलिटी को रखना कि आप इंसुलिन और GLP-1 को साथ में लेकर के पेशेंट्स की तरफ ऑफर कर सकते हो, ये बहुत ही यूनिक कैपेबिलिटी बायोकॉन आज अपने कैपेबिलिटीज में रखती है। और इसीलिए हमें लगता है कि हम कंपटीशन के कंपैरिजन में ज्यादा सफल होंगे इस अपॉर्चुनिटी। नहीं, मार्केट भी इसी बात को लेकर होपफुल है कि कंपटीशन से आप
यानी कि बायोकॉन ज़्यादा सक्सीड करता हुआ नजर आएगा इस मैसिव अपॉर्चुनिटी जो GLP-1 की हमारे सामने खड़ी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ऑन्कोलॉजी बायोसिमिलर के एसेट्स 17 हैं शायद। कौन सा क्लोजेस्ट है कमर्शलाइजेशन की तरफ? किस तरह की लॉन्च टाइमलाइन मैं एक्सपेक्ट करूं? अभी जैसे कि आपने ऑन्कोलॉजी स्पेसिफिकली पूछा, हम 3 थेरेपी एरियाज में काम करते हैं जो बहुत ही महामारी जिसे कहते हैं, वही डेबिलिटेटिंग डिसीजेस जिसे कहते हैं। अभी अगर आप देखोगे नॉन कम्युनिकेबल्स में जो महामारी है वो ऑन्कोलॉजी है, डायबिटीज है और कई सारी ऑटो इम्यून डिसीजेज हैं। ऑन्कोलॉजी एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे कई सारे लोग अभी डिटेक्ट भी हो रहे हैं, इंडिया में भी हो रहे हैं और बाहर भी हो रहे हैं। तो इसमें हमने काफी फोकस करा है। दुनिया की बहुत कम कंपनियां हैं जिनके पास हमारे जैसा आज की डेट में पोर्टफोलियो। 17 प्रोडक्ट्स हम बायोलॉजिक्स बायोसिमिलर्स में बनाने जा रहे हैं जो मार्केट में आएंगे। उसमें से 4 प्रोडक्ट्स जो हमने अभी लॉन्च किए हैं वो ऑन्कोलॉजी स्पेस में है। हमारे पास ऑलरेडी 3 प्रोडक्ट्स ऑन्कोलॉजी स्पेस में थे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, और आने वाले 5 प्रोडक्ट्स जो हमने डिक्लेयर करे हैं वो भी ऑन्कोलॉजी स्पेस में है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो हमारा रहा है। 25% मार्केट शेयर यूएस में बायोकॉन बायोलॉजिक्स के कैंसर के बायोसिमिलर ड्रग्स का पिछले 3 सालों से हमारा रहा है। शेयर सर, कोई बड़ा केपेक्स यानी कि कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान जो बायोलॉजिक्स की मैन्युफैक्चरिंग या पेप्टाइड की कैपेबिलिटीज इनहैंस करने के लिए आप लोग करने की तैयारी कर रहे हो? देखो, सबसे अच्छी बात तो ये रही है कि पिछले कई सालों में हमने जो इन्वेस्टमेंट्स करी थी, हमने इन्वेस्टमेंट्स कैपेसिटी बिल्डिंग में करी थी, वो अभी ये प्रयास रहा था कि हम इन्वेस्ट पहले करें ताकि जब डिमांड आएगी हमारे पास कैपेसिटी रेडी रहेगी उस डिमांड को मीट करने के लिए। तो अभी जब डिमांड आ रही है तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी की हुई है, तो वी डोंट हैव टू मेक न्यू इन्वेस्टमेंट्स। नई इन्वेस्टमेंट्स की अभी कोई जरूरत नहीं है इन प्रोडक्ट्स और डिमांड को मीट करने के लिए। अभी बायोसिमिलर्स में हम सिर्फ इंसुलिन को एक्सपांड करने की इन्वेस्टमेंट जो हम पिछले 2 साल से करें वही अभी इस वक्त जारी है। हम ड्रग प्रोडक्ट की कैपेसिटी डबल करने जा रहे हैं जो फिस्कल ईयर 27 में आपको डबल होते दिखाई देगी, और फिस्कल ईयर 28-29 में आपको जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है, इंसुलिन ग्लार्जिन, एस्पार्ट, इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन, उसको डबल होते दिखाई देगा। परफेक्ट। चलिए शिहाज सर, थैंक यू सो मच CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। कमजोर बाजार में अपने आप में इन ग्रीन काम करना काबिल तारीफ है। बायोकॉन का स्टॉक बढ़िया करता हुआ पोस्ट नंबर्स। मानस, समय खत्म हो गया है। सॉरी, आपसे भी बहुत ज्यादा आज बातचीत हो नहीं पाई। थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो एक क्विक मार्केट चेक। डॉक्टर साहब, ब्रेक वहां लोगे क्या? न्यूज रूम दिखाओ ना यार थोड़ा सा। तो इधर क्यों है? ये आ रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं आप लोग के पास। कोई रिस्पाइट नहीं, 1% अब दबाव, धीरे धीरे और कमजोरी निफ्टी में बढ़ ही रही है। अब हम 250 पॉइंट कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए, पेनफुल, बहुत पेनफुल सेशन है आज का। खैर, अगली मुलाकात आप लोगों से होगी अब स्टूडियोज से। नीचे हैं हमारे स्टूडियोज 1:27 पे न्यू यॉर्क कंपनी में, और न्यू यॉर्क कंपनी में आज मुलाकात होगी रेनेसांस ग्लोबल। ये ज्वेलरी कंपनी जो कि यूएस में तगड़ा एक्सपोजर रखती है। हम लोग जब ट्रेड डील की बात करते थे बार बार तो कहते थे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को रडार पे रखिए। समझेंगे आज समीकरण नतीजे, ये यूएस ट्रेड डील और आगे के आउटलुक सब पे बातचीत करेंगे 1:27 पे। नमस्कार।